हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का मार्क्समैन इन फिज़िक्स की एक और नई वीडियो में। और आज इस सीरीज़ में जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, हम एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज उनको कवर करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि हम इधर उधर के तो बहुत सारे सवाल कर लेते हैं, लेकिन कई बार जो बेसिक एनसीईआरटी है हमारी उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि स्कूल के एग्ज़ाम्स में जनरली एनसीईआरटी काफ़ी पूछी जाती है। तो आज जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग करने लगे हैं, वो टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। और इसके जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे छांट लिए हैं। तो चलिए आइए बिना वक्त बर्बाद करके और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे पहले ध्यान से। कहता है भाई एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg और बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है। सो बेसिकली अगर हम लोग एक बॉडी कंसीडर कर लें, 2 किलो की एक बॉडी है और कहा यह जा रहा है कि बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है, यानी कि बॉडी का U जो है वो 0 है। मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। इस बॉडी के ऊपर 7 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है, जिस फोर्स के इफेक्ट के अंडर ये बॉडी मूव कर रही है। और कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि म्यू के जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.1। कहता है कंप्यूट, 4 पार्ट दिए हुए हैं इसके। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन 10 सेकेंड। सो बेसिकली बात ऐसी है कि भाई वर्क डन पूछा गया है 10-10 सेकेंड में, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी दिया हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का अर्थ ये हुआ कि जब हम इस बॉडी की मोशन को कंसीडर करेंगे तो हमको फ्रिक्शन को भी जो है ना कंसीडर करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सवाल वर्क एनर्जी एंड पावर और फ्रिक्शन दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला के कर दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं हम कैसे टैकल करेंगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाइड फोर्स जो है, जो हमने लगाई है फोर्स, वो बेसिकली 7 न्यूटन की है। और अगर हम लोग इस डायग्राम को एक बार दोबारा से बनाएं तो कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है कि ये भाई 2 kg का ब्लॉक है, और जैसे लेट करो इसको रख दिया है एक सरफेस पर। अब सरफेस का क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमको दे रखा है 0.1, और जो फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर इस तरफ लग रही है वो लग रही है 7 न्यूटन। अब एक बात तो तय है कि जब इस पे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया गया है तो मतलब फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। अब कैसे कैलकुलेट करें फ्रिक्शन? भाई फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है, इधर देखते हैं, फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है स्मॉल f, उसकी वैल्यू होती है म्यू आर, जहाँ पे आर नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो इस डायग्राम में सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन अगर हम लोग पता लगाएं तो देखो वेट इस ब्लॉक का ऐसे नीचे की तरफ होगा mg, तो इस ब्लॉक का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगा r। इसका अर्थ ये हुआ कि इस डायग्राम में r बराबर mg है, तो फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा म्यू इंटू में mg। और फ्रिक्शन की वैल्यू, क्योंकि म्यू दे रखा है 0.1, मास है 2 और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं आसानी के लिए। तो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला हमारा निकलेगा या जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 न्यूटन। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स 2 न्यूटन। मतलब कि आप ध्यान लगा के देखें, 7 न्यूटन की फोर्स इसको सामने खींच रही है और 2 न्यूटन की फोर्स इस बॉडी को पीछे खींच रही है, जो कि फ्रिक्शन है। तो 7 न्यूटन की फोर्स से आगे चली, 2 न्यूटन की फोर्स से वापस पीछे खींची जा रही है। तो नेट फोर्स, जिस फोर्स से ये बॉडी आगे जाएगी, वो क्या होगी? आइए देखते हैं, एक बारी बॉक्स बना लें इस पे। हाँ, तो इधर कर रहे हैं अब। नेट फोर्स जिससे ये बॉडी मूव करेगी उसका फॉर्मूला हो जाना चाहिए 7 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन इज 5 न्यूटन। मतलब बॉडी जो आगे बढ़ रही है वो 5 न्यूटन की फोर्स से ना आगे बढ़ रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बॉडी 5 न्यूटन की फोर्स से ही आगे बढ़ रही है। अब क्योंकि 5 न्यूटन की फोर्स से बॉडी आगे बढ़ रही है, और हम लोग एक बात जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन,
तो 5 न्यूटन की नेट फोर्स लगी, बॉडी का मास है 2 kg और एक्सेलरेशन है a, तो बॉडी की एक्सेलरेशन निकली 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यानी कि बॉडी में इतनी एक्सेलरेशन आ रही है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती कर जाते हैं ये एक्सेलरेशन निकालते टाइम। एक्सेलरेशन निकालते टाइम 5 न्यूटन की वैल्यू को ना लेकर के वो लोग 7 न्यूटन की वैल्यू को लेकर के कैलकुलेट कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा का पूरा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर हमने नेट फोर्स 7 न्यूटन इधर को लगाई तो फ्रिक्शन इसे इधर को पकड़ के खींच रहा है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल फोर्स लग रही है जिससे बॉडी मूव कर रही है वो फोर्स कम हो जाएगी। तो इसीलिए अब एक्सेलरेशन आ गई 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब क्योंकि हमको देखो हर पार्ट में लगभग पार्ट ए में देखो, बी में देखो, सी में देखो, डी में देखो, वर्क डन पूछा हुआ है 10 सेकंड में। ध्यान से देखो, वर्क डन पूछा हुआ है 10-10 सेकंड में। तो वर्क डन पता लगाने के लिए डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए होती है। इसका मतलब सबसे पहले हमको निकालनी चाहिए भाई डिस्प्लेसमेंट। तो आओ सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट करें। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर हम इस्तेमाल कर लें s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, जमा में हाफ, एक्सेलरेशन है 2.5 और हमको 10 सेकंड में पता लगाना है, तो हम टाइम की वैल्यू ले लें 10 का स्क्वायर। तो जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 2.5/2 इंटू में 100, यानी कि 250/2, यानी कि ये आंसर आएगा 125 मीटर। मतलब कहने का ये हुआ कि बॉडी के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो हुई है 125 मीटर। अब हम एक एक करके इसके चारों पार्ट का जो आंसर है वो कैलकुलेट कर लेंगे। देखो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ, ऐसे ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, इसको एकदम क्लियर लिख देते हैं कि हमने कहाँ से कैलकुलेशन कहाँ करी है। देखिए यहाँ के बाद हमने फर्दर यहाँ सॉल्व किया है ना। तो अब देखो ए पार्ट का आंसर, जैसे ए पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, कहता है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। अब सबसे पहले ये पता लगाओ कि अप्लाइड फोर्स कौन सी थी। मेरे हिसाब से जो अप्लाइड फोर्स थी वो ये थी, अप्लाइड फोर्स थी 7 न्यूटन। इसको देखो, अप्लाइड जो फोर्स है वो है 7 न्यूटन, है ना। तो हमको 7 न्यूटन के द्वारा वर्क डन पता लगाना है। अब वर्क डन का फॉर्मूला वही होता है Fs cos थीटा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो 7 न्यूटन की फोर्स लगाई भैया और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ हमारा वो हुआ 125 मीटर का। इसको सॉल्व कर लें तो 7 पंजे 35 का 5 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 एकम 7 और 1 8, 875 जूल। ये आ गया हमारा ए पार्ट का आंसर। चलिए जी अब जरा बी पार्ट को भी देख लेते हैं। तो बी पार्ट कहता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। तो देखो फ्रिक्शन की फोर्स कितनी लग रही है, ये लग रही फ्रिक्शन की फोर्स 2 न्यूटन। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यानी कि 2 न्यूटन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 2 इंटू 125, लेकिन इसमें साइन माइनस का आएगा। अब इसका कारण क्या है कि माइनस का साइन आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखो फ्रिक्शन जो है वो बॉडी को पकड़ के पीछे तो खींच रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि फ्रिक्शन बॉडी को पकड़ के ऐसे पीछे खींच रही है। ये देखो एक सेकेंड, फ्रिक्शन ऐसे पीछे खींच रही है लेकिन बॉडी की डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रही है ना। तो दोनों के बीच का जो एंगल बना वो बना 180 डिग्री, और क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री बना तो cos 180 की वैल्यू -1 होती है, और इसीलिए हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। तो 125 दूनी हुआ 250, तो आंसर आ गया -250 जूल। बिल्कुल ऐसे ही सी पार्ट में देखो, कहता है वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड, कि भाई नेट फोर्स ने कितना वर्क किया बॉडी के ऊपर 10 सेकेंड में। तो अब ध्यान लगा के देखो, नेट फोर्स हमने यहाँ पे निकाला था, ये निकला हुआ हमारा नेट फोर्स 5 न्यूटन का। तो अब हमको इसके द्वारा किया गया वर्क डन पता लगाना है सी पार्ट में। तो वर्क डन का फॉर्मूला, नेट फोर्स लगी है 5 न्यूटन की और डिस्प्लेसमेंट है 125 मीटर का। तो 5 इंटू में सीधा सीधा हम लोग कर देंगे भैया 125। तो 5 पंजे 25 का 5 2 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 एकम 5 और 1 6, 625 जूल। ये आ गया सी पार्ट का आंसर।
अब देखते हैं डी पार्ट का आंसर क्या रहेगा। डी पार्ट कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड, के बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में और चेंज निकालिए 10 सेकेंड में। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालने के लिए पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि 10 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हुई। उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, देखो v बराबर u प्लस ए टी, एक्सेलरेशन था 2.5 का और टाइम था 10 का, तो वेलोसिटी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें एक चीज़ समझो जो आपको समझनी है कि पहले इस लाइन को चलो पूरा कर लेते हैं ऐसे, ठीक है भाई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमको ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए फाइनल के ई माइनस इनिशियल के ई, इसको लिख लेते हैं डेल्टा के। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम यू का स्क्वायर। तो हाफ एम ले लें भैया कॉमन, वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। चलो आओ सॉल्व करें। अब मास जो दे रखा है बॉडी का मेरे ख्याल से वो दिया है 2 किलो, तो m की जगह 2, फाइनल वेलोसिटी 25 का स्क्वायर, तो 25 जा होता है जी 625, और इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, हाफ ने हाफ को मारा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई 625 जूल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आई वो आई है जी 625 जूल। अगर ध्यान लगा के मैच करोगे तो जो आंसर है वो सी पार्ट से मैच हो रहा है। क्यों मैच हो रहा है ये ज़रा तुम सोचोगे तो पाओगे कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम को फॉलो कर रहा है। वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम वैसे भी कर सकते थे लेकिन मैंने ऐसे इसलिए करवाया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फील भी आ जाए। तो ये था हमारा पहला सवाल, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अच्छा, सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका आप समझ लीजिए क्या होता है कि जैसे अभी ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप यहीं पर वीडियो को पॉज कर दें और इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करें। जब आप सॉल्व करके थक जाएं, आपसे नहीं हो रहा हो, या सपोज करो आपने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को, उसके बाद ही आप वीडियो को आगे प्ले करें और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सवाल को। कहता है अ बॉडी इज़ इनिशियली एट रेस्ट, जो दिया हुआ है उसको लिख लो। बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है तो u की वैल्यू को आप 0 लेट कर लेंगे। कहता है भाई ये 1D मोशन करती है जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो पूछता है कि जो पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल है ना। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि पावर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी। आइए देखते हैं। हमको केवल इतना सा दिया हुआ है कि बॉडी की u जो है वो 0 है, ये हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि ये हमें गिवन है। नाउ अगर हम इस्तेमाल करें v बराबर u प्लस ए टी टाइम के बाद पूछा है, u 0 है, एक्सेलरेशन को a मान लेते हैं और टाइम को t, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू निकल करके आई वो वैल्यू निकल करके आई at। तुम सोच रहे होगे कि मैंने वेलोसिटी क्यों निकाली, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू में वेलोसिटी। पावर का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, फोर्स इनटू में वेलोसिटी। तो हमको वेलोसिटी तो चाहिए ही चाहिए। साथ के साथ तुम ध्यान लगा के देखो, हम फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू में वेलोसिटी। तो फोर्स को हमने क्या लिख दिया, मास इनटू में एक्सेलरेशन इनटू में वेलोसिटी। और अब इस वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, at। ये वैल्यू ध्यान से देखो मैंने कहाँ से सब्सटीट्यूट करी है भाई, यहाँ से ये वैल्यू सब्सटीट्यूट ऐसे की गई। तो पावर को हमने लिख दिया ma इंटू में at। सो बेसिकली पावर का जो फॉर्मूला निकल करके आया वो निकल करके आया ma स्क्वायर t, है ना। पावर का फॉर्मूला निकल करके आया ma स्क्वायर t। अब इसमें देखो कि पावर कैसे प्रोपोर्शनल है टाइम पर। एक सेकेंड, अगर मैं ध्यान लगा के देखूं तो मेरे हिसाब से पावर जो है वो प्रोपोर्शनल है t की पावर 1 पर, है ना। क्यों, यहाँ देखो ना, यहाँ t की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, इसलिए पावर प्रोपोर्शनल है t की पावर 1 पर। और इस हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है ये वाला ऑप्शन हमारा सही होना
चाहिए। तो ये था क्वेश्चन, एक तरीके से MCQ भी था, बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगला सवाल, आप सॉल्व करने का जो मेथड है उसको बिल्कुल सेम रखेंगे। आप क्या काम कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए, और उसके बाद में अगर सॉल्व ना हो तो फिर आप सॉल्यूशन को देखिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आइए देखते हैं। कहता है अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। हमको पावर का जो सोर्स दिया गया है, सोर्स ऑफ पावर कांस्टेंट, मतलब पावर ही आपको जो है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ब्रैकेट ही बना देता हूँ, पावर जो दी गई है वो आपको कांस्टेंट दी गई है। तो कहते हैं बॉडी मूव कर रही है यूनिडायरेक्शनली, यूनिडायरेक्शनली का मतलब है एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, और एक कांस्टेंट पावर के सोर्स के अंडर मूव कर रही है बॉडी यूनिडायरेक्शनली। तो ये पूछता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगी, है ना। सो हमको बेसिकली किसी ना किसी तरीके से, देखो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको पता है क्या करना है, आपको किसी तरीके से पावर से निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, और कहीं ना कहीं इसमें पिछले सवाल वाला जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है हम उसको भी इस्तेमाल जो है ना कर सकते हैं। आओ जरा, हम एक बात जानते हैं कि पावर जो होती है वो होती है वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। तो यहां से अगर वर्क निकालूं तो फॉर्मूला बनेगा पावर इनटू में टाइम। जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पावर इनटू में टाइम। और मजे की बात ये है, ऑल्सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं साथ के साथ ये भी कह सकता हूं कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला आना चाहिए हाफ mv²। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आ गया भाई हाफ mv²? इधर देखें, फॉर्मूला हाफ mv² इसलिए आ गया क्योंकि हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को, यानी कि u को हम लोग 0 मान रहे हैं, बॉडी रेस्ट से ही स्टार्ट हुई है ना। सोर्स जो है वो पावर का वो कांस्टेंट है, तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो हमने u को 0 माना। जब हमने u को 0 माना, इसी वजह से वर्क डन हमारा जो आया वो आया हाफ mv²। तो देखें, अगर मैं जैसे लेट करो इसको मान लूँ इक्वेशन नंबर 1 और मैं इसको मान लूँ इक्वेशन नंबर 2, तो आप ध्यान लगा के सोचें, ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जानी चाहिए क्योंकि वर्क डन ही पावर है। तो देखो ना, मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ पावर इनटू में टाइम। यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये रिजल्ट लिख रहे हैं फ्रॉम 1 एंड 2। मैं लिख सकता हूँ पावर इनटू टाइम बराबर हाफ mv²। मैं ऐसे लिख सकता हूँ पावर इनटू टाइम बराबर हाफ mv²। और यहाँ से अगर मैं v² निकालूँ तो v² जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2pt अपॉन में m। तो v² आ गया 2pt/m, तो v को लिखा जा सकता है 2pt/m की पावर हाफ, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, अब समझो फर्दर, हम एक बात जानते हैं कि वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है dx/dt। तो कायदे में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो dx बराबर हो जाना चाहिए भैया v dt। तो अब हम लोग क्या काम करें, ये वेलोसिटी की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर लें, तो dx बराबर हो जाएगा 2pt/m की पावर हाफ इनटू में dt। और हमको तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम इसको दोनों साइड कर देते हैं भाई इंटीग्रल। आओ
इधर करते हैं, थोड़ा सा लाइन लगा लें ऐसे एक। अब इंटीग्रल dx तो हो गया x। अच्छा, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए देखो उसने क्या बोला है कि पावर कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उनको तो इंटीग्रल के बाहर ले लो। तो 2p बाय m की पावर हाफ, ये तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, t की पावर हाफ dt। अब इसमें ये बात समझना कि हम इस टर्म को बाहर क्यों ले पाए, क्योंकि उसने बोला है कि पावर कांस्टेंट होती है और मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है, तो कांस्टेंट जो चीज़ें होती हैं उनका इंटीग्रल नहीं होता, उनको इंटीग्रेशन से हमने बाहर रख लिया। अब फर्दर सॉल्व करें, अभी भी मेरे को लग रहा है तुम लोगों को ढंग से नहीं समझ आया होगा, एक स्टेप और करके दिखाता हूँ। देखो, और सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको ऐसे लिख लो, इंटीग्रल ऑफ dx बराबर इंटीग्रल, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो 2p बाय m की पावर हाफ इंटू टी की पावर हाफ dt। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं, तो बात तो वही बनेगी ना, पूरे की पावर। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको केवल उठा के बाहर निकाल लिया इंटीग्रल से, और वो भी इसलिए क्योंकि ये कांस्टेंट था। तो अब x का फॉर्मूला निकालें अगर हम लोग, तो 2p बाय m की पावर हाफ, और फॉर्मूला लग जाएगा t की पावर 1 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1। ये फॉर्मूला बेसिकली इसका लगेगा। तो x बराबर आया 2p बाय m की पावर हाफ इंटू में t की पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 बाई 2, t की पावर 3 बाई 2, डिवाइड बाई भी 3 बाई 2 होगा तो इंटू होके ऊपर आ जाएगा 2 बाई 3। ये बना फाइनल जो इक्वेशन बनी, वो ये बनी बेसिकली, है ना। इसको ज़रा सीधा कर लें। अब समझो उसने पूछा है, ऑप्शन में जाके देखो, उसने पूछा है बताओ x किसके प्रोपोर्शनल है, तो मतलब t के कैसे प्रोपोर्शनल है। तो देखना यहाँ पर x के अंदर t की पावर 3 बाई 2 आ रही है, तो इसका मतलब जो है हेंस x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3 बाई 2। और इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो ये था एक सवाल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन था। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। सो ये है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12। आइए पढ़ें सवाल को। सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनको एक कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट में डिटेक्ट किया गया। पहले के अंदर काइनेटिक एनर्जी थी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरे के अंदर, मतलब देखो जो जो गिवन है उसको ज़रा ध्यान से पहले लिख लो, इससे ना क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की दे रखी है वो दे रखी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो प्रोटॉन की दे रखी है वो दे रखी है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो एनर्जी की बेसिकली एक यूनिट होती है। अब ये कह रहा है बताओ विच इज़ फास्टर, किसकी रफ्तार ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की, और इनकी स्पीड का रेशियो हमें बेसिकली जो है ना पता लगाना है, और इनका मास भी हमको दे रखा है दोनों का, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी हमको दी हुई है। तो आइए ज़रा देखें किस तरीके से सवाल को किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो दे रखी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम इसको लिख लें हाफ एम ई इंटू वी ई का स्क्वायर। इसको भैया आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो कि होती है दे रखी है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका फॉर्मूला हाफ इंटू एम पी इंटू वी पी का स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम ऐसा कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर लें, तो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाफ से हाफ वैसे ही कट जाएगा, तो एम ई वी ई का स्क्वायर डिवाइड बाय एम पी वी पी का स्क्वायर। देखो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मार दिया, एक ज़ीरो ने एक ज़ीरो को मारा, आंसर बचा कि 1/10 बराबर में बचा एम ई इंटू वी ई का होल स्क्वायर
डिवाइड बाय एम पी इंटू वी पी का होल स्क्वायर। जो मासेस की वैल्यू दी गई हैं आप उनको यहाँ पे पुट कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू में वी का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू में वी का स्क्वायर। अब ध्यान लगा के देखेंगे, मैं इस कैलकुलेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आई एम यूजिंग बेसिकली अ कैलकुलेटर, बट आप लोगों को ये करके ही देखना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन वी पी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 1670 अपॉन में 9.11 और जिसकी वैल्यू लगभग सॉल्व होके आएगी 183.3। जब हम स्क्वायर्स को ख़त्म करेंगे तो वी अपॉन वी पी बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 183.3। अब 13 जा 169 होता है और 14 का इससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आंसर जो है लगभग 13 के आसपास, इक्विवेलेंट कह लो 13 के आसपास आएगा। अब पहली बात तो मेरे को रेशियो निकालना था, रेशियो लगभग 13 के आसपास आ गया। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन बिल्कुल इसकी करके देखना, ठीक है। दूसरी बात, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वी इज़ नियरली इक्वल टू 13 वी। तो इलेक्ट्रॉन की रफ्तार प्रोटॉन की रफ्तार के 13 गुना है, तो 13 गुना है तो कौन फास्ट हुआ भाई? इलेक्ट्रॉन फास्ट हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इज फास्टर। इलेक्ट्रॉन की जो रफ्तार है वो क्या है भैया? ज़्यादा है। सो ये बेसिकली हुआ सवाल आज का। अच्छा क्वेश्चन था। जनरल कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी जो है ना तेज हो जाती है, इसमें कोई और दूसरी समस्या वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। कहता है एक रेन ड्रॉप है जिसकी रेडियस है 2 mm। वही वाली बात, सबसे पहले लिखो क्या कुछ गिवन है आपको। तो आपको सबसे पहले गिवन है कि रेडियस जो है वो 2 मिलीमीटर है। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए एसआई में कन्वर्जन, तो मिलीमीटर को मीटर में बदल दिया। अच्छा, यहाँ पे एक मिथ और ख़त्म कर दूँ मैं आप लोगों का। लोगों को बड़ा मतलब लगता है कि जो बारिश की बूंद है वो तो ऐसी होती है, नहीं ऐसी नहीं होती है बारिश की बूंद। बारिश की बूंद स्फेरिकल होती है, ऐसी। तो ये एक स्फेयर है और इस स्फेयर की जो रेडियस है अपने को वो दी हुई है 2 × 10⁻³ मीटर। ये सवाल है। कहता है फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द ग्राउंड। कह रहा है भाई ग्राउंड के 500 मीटर ऊपर से गिर रही है। तो ऐसे मान लेते हैं कि जैसे ये ग्राउंड है तो ये जो हाइट है, अगर वो बारिश की बूंद है तो ये जो हाइट है ये हमको दे रखी है जी 500 मीटर। कहता है इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। ये गिरती है, इसकी एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होती जाती है क्योंकि एयर जो है इसको रेजिस्टेंस दे रही है। कब तक? अनटिल एट हाफ इट्स ओरिजिनल हाइट, जब तक इसकी टोटल हाइट के आधे हाइट पर ये नहीं आ जाती। और उसके बाद ये टर्मिनल स्पीड अटेन कर लेती है। अच्छा, जिन लोगों को टर्मिनल स्पीड नहीं पता मैं उनका बता दूं कि भाई टर्मिनल स्पीड ना कांस्टेंट होती है और उसके बाद ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है। तो सवाल पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी इफ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि अगर यहाँ ग्राउंड पे आने पर इसकी रफ्तार यू नहीं होगा, सॉरी मेरी मिस्टेक है, वी होगा। ग्राउंड तक पहुँचने पर अगर इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो ये पूछ रहा है कि भाई वर्क डन कितना किया गया। आइए ध्यान लगा के देखें। कहता है आधी हाइट तक और बाकी की आधी हाइट तक जो वर्क डन था वो कितना हुआ। देखते हैं सोच के। अगर हाइट आधी है तो ये होगा 250 मीटर और इससे अगला वाला पार्ट भी होना चाहिए 250 मीटर। अब देखें वर्क डन जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, जब ये बॉल
या बॉल कह रहा हूँ मैं, सॉरी, जब ये बारिश की बूंद नीचे गिर रही है तो ये तो फ्री फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी। तो इस पे जो फोर्स लग रही है उस कंडीशन में वो लग रही है mg। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होना चाहिए वो कायदे में और इन डिटेल में लिखते हैं, होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। और जब बारिश की बूंद नीचे गिर रही है तो फोर्स लग रही है उस पर mg और डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो है 250 मीटर। तो अब सब कुछ दे रखा है, g की वैल्यू तो हमको पता ही है, लेकिन हमको बेसिकली जो चीज़ नहीं पता वो है कि मास कितना होगा इसका। अब यहीं से काम आती है कहानी। देखो हम मास कैसे कैलकुलेट करें, बिना मास के वर्क डन निकलेगा नहीं। और मास को कैलकुलेट करेंगे हम इस तरीके से। देखो हम एक बात जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मास बराबर हुआ डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। पानी की डेंसिटी 10 की पावर 3 होती है बेटे, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि पानी की जो डेंसिटी है वो 10 की पावर 3 है। और स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r का क्यूब होता है। तो r की जगह आप 2 × 10 की पावर -3 का होल क्यूब रख लीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करें। 4/3 पाई को तो मैं पहले ही बाहर ले लूँ, 10 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 की पावर -9। इसको अगर हम ध्यान लगा के सोचें तो 8 चौक 32 पाई अपॉन में 3 × 10 की पावर -6 kg इतना मास आया। अब क्या करना चाहिए अपने को, कुछ नहीं, ये मास को पहले बॉक्स में डाल लें। सबसे पहले तो यही करना चाहिए ताकि ध्यान रहे। तो ये जो मास की वैल्यू आई है, अब इसको उठा के हम बेसिकली इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जो वर्क डन निकलेगा हमारा 32 पाई अपॉन 3 × 10 की पावर -6, g की वैल्यू 10 इंटू में 250 इंटू में 250। इसको अब हम लोग जो है ना सॉल्व करेंगे। 32 × 3.14 इंटू 25 अपॉन में 3 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में 10 की पावर 2। मेरा अपना ये मानना है कि सबसे पहले ना पावर्स को जो है ना सॉल्व कर लेना ठीक रहता है, इसलिए पावर्स को हमने एकदम साइड में रख दिया सबसे पहले हटा करके, है ना। ये 25 इधर लिया, इसकी एक पावर, ये वाले 0 की एक पावर यहाँ आ गई है। अब सॉल्व करते हैं इसको। 25 की गुणा पहले 32 से कर लें, या एक काम करो 32 इंटू 25 की गुणा सीधी मैं 3.14 से कर देता हूँ। और टाइम बचाने के लिए अगेन आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, आपको डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। तो सॉरी, डायरेक्ट नहीं करना है, अपने आप से करना है। 78.5 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁻⁴। और अब हम लोग क्या काम करते हैं कि 32 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 78.5 से। तो ये आंसर आया लगभग 2512/3 इंटू में 10 की पावर में -4 और 2512, 5 और 2 7 और 1 8 और 2 नहीं, डिवाइड तो नहीं होगा 3 से। तो आंसर जो आया वो आया 837.3 इंटू 10 की पावर -4 जूल। ये बेसिकली जो है ना आंसर निकलेगा इसका। और अगर 10 की पावर -4 को भी ख़त्म करना चाह रहे हो तो 4 डेसिमल प्लेस इधर कर दो, तो 0.0837 जूल। ये आ गया आपका बेसिकली वर्क डन। अच्छा, मज़े की बात यह है कि फ़र्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में जो वर्क डन निकलेगा वो सेम निकलेगा। और उसका रीज़न ये है कि फ़र्स्ट हाफ की भी हाइट जो है वो 250 मीटर है और सेकंड हाफ की भी जो हाइट है वो 250 मीटर है। तो वर्क डन तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स दोनों ही केसेस में mg लग रही है और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही केसेस में 250 मीटर है, तो दोनों केसेस में वर्क डन सेम आएगा। अब एक आखिरी पार्ट का आंसर रह गया, कहता है व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी अगर इसकी स्पीड ग्राउंड पर पहुंचने पे 10 मीटर पर सेकंड थी। मतलब इसने ये बोला था ना कि एयर पीछे की तरफ जो है ना खींच रही है, तो ये कहता है कि अगर ग्राउंड पर पहुंचने पर रफ्तार इतनी है तो रेजिस्टिव फोर्स ने कितना काम किया। अब ध्यान लगा के देखो, हम इसमें लगा सकते हैं, जगह थोड़ी सी कम बची है बट करेंगे, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम।
हम वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि भैया नेट वर्क डन जो हुआ वो बराबर होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब जब ये बॉल बार बार बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, पानी की बूंद जब ऊपर से नीचे आ रही है तो इस पर दो फोर्स वर्क कर रही हैं। एक तो ग्रेविटेशन जिसकी वजह से नीचे आ रही है और दूसरी एयर की रेजिस्टिव फोर्स जिसकी वजह से ये ऊपर जा रही है। तो नेट वर्क डन निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, दोनों के वर्क डन को ऐड कर देते हैं कि वर्क डन बाय, अगला सवाल देखने लग गया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हमने निकाला आधे पार्ट का, देखो इसको फिर से अंडरलाइन में कर दूं ऐसे, देखो आधे रास्ते का वर्क डन ये निकला था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने टोटल वर्क डन कितना किया होगा, आधे रास्ते का 0.0837, अगले आधे रास्ते का 0.0837, रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन WR, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई, ऊपर से जब बूंद चली होगी तो रेस्ट से चली होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू mv का स्क्वायर। और मास देखो हमने पहले ही निकाला था, वेयर इज मास, ये रहा हमारे पास में मास। तो ध्यान लगा के देखेंगे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 32 π/3 इंटू में 10 की पावर -6 और इंटू में हाफ m इंटू में v का स्क्वायर, और नीचे आने पर रफ्तार दे रखी है 10, तो इंटू में हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, आप भी इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा और आप देखेंगे, क्योंकि जगह नहीं बची है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा सॉल्व करके। तो लगभग आंसर आना चाहिए -0.1623 जूल। ये हो गया बेसिकली आंसर रेजिस्टिव फोर्स का। आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली जो आंसर है वो आपका जो है नेगेटिव आ रहा है, रेजिस्टिव फोर्स का आंसर। तो ये हुआ क्वेश्चन, अच्छा सवाल था, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अब एक अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। जैसे आप देख पा रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बड़ा एक अच्छा सवाल है। कहता है एक पंप है ग्राउंड फ्लोर पर एक बिल्डिंग की, और ये पंप कर सकती है पानी को एक टैंक को भरने के लिए जिसका वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब। आओ जरा डायग्राम से समझते हैं कि क्या हो क्या रहा है बेसिकली। जैसे मान लो ये एक बिल्डिंग है, लेट कर लो ये एक बिल्डिंग है। अच्छा, इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक पंप है, ऐसे मान लो ये पंप है, ठीक है जी। अब ये जो पंप है ये यहाँ से पानी भेजती है ऊपर की तरफ, इस तरीके से, है ना। और ना छत पे रखी हुई एक टंकी को ये भर रही है ना। एक टैंक रखा हुआ है, जैसे हम ऐसा लेट कर लें इस तरीके से, छत पे ये टैंक रखा हुआ है। इस टैंक का जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 30 मीटर क्यूब, और टाइम जो लेती है ये पंप इस टैंक को भरने, वो 15 मिनट में टैंक को भर देती है पूरा। अब ये कहता है कि अगर टैंक की ऊंचाई 40 मीटर है ग्राउंड से, मतलब ये दूरी अगर मैं लेट करूं कि 40 मीटर है और पंप की एफिशिएंसी 30% है, तो कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करेगा पंप। तो सबसे पहले ना एक काम कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं बेटे कि क्या क्या हमको दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है हमको टैंक का 30 मीटर का क्यूब, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ये दिया हुआ है 15 मिनट। हाइट जो दी हुई है टैंक की ये दी है 40 मीटर और एफिशिएंसी दे रखी है 30%। तो कहता है कितनी पावर कंज्यूम करेगा पंप।
तो बेसिकली आपसे इनपुट पावर पूछी जा रही है। अब देखो ध्यान लगाते हैं, सबसे पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पंप है कितना पानी ऊपर भेज रही है, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा। अच्छा, इसको भी देखने की हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पावर का फॉर्मूला देखो, समझो स्टेप बाय स्टेप सवाल को समझो। कायदे में पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। अब क्योंकि ज़मीन से यहां से ऊपर लेके जाया जा रहा है पानी h हाइट तक, तो जो वर्क डन करेगी हमारी पंप, उस वर्क डन का फॉर्मूला रहेगा mgh और टाइम का फॉर्मूला रहेगा डिवाइड बाय t। तो इसलिए हमको मास चाहिए, पानी का मास चाहिए। ये हम कैलकुलेट, हमको पानी का मास करना ही पड़ेगा। तो देखो, इसको कैलकुलेट करने से पहले हम पानी का मास कैलकुलेट करते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा समझो। हम जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। पानी की डेंसिटी फिक्स है जो कि 10 की पावर 3 होती है, तो मास हो जाएगा m। और वॉल्यूम, हमको टंकी का वॉल्यूम दे रखा है 30 मीटर क्यूब, मतलब हमारी मोटर जो है वो टंकी को पूरा पूरा भर रही है, तो वॉल्यूम हो गया 30। तो मास की वैल्यू जो निकली वो निकली 3 × 10 की पावर 4 kg। मास की वैल्यू जो निकली वो निकली 3 × में 10⁴ kg। अब हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारी जो पंप है वो इस पानी को यहाँ से यहाँ भेजने में कितना पावर डिलीवर कर रही है ना। वर्क डन अपॉन टाइम करके हम ये निकालना है कि हमारी पंप की आउटपुट पावर कितनी है। तो देखो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर कैलकुलेट करते हैं आउटपुट पावर। वही पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, और पंप वर्क कितना कर रही है, पंप वर्क कर रही है भाई mgh अपॉन में टाइम। तो मास है 3 × 10 की पावर 4, जी की वैल्यू 10 ले लें, हाइट है 40 मीटर, और बेटे टाइम लग रहा है 15 मिनट। तो मिनट को बदलना पड़ेगा सेकंड में, क्योंकि मिनट ऐसा यूनिट नहीं है। इसने इसको जो है मार दिया, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, और 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। ये आ गया 4/3 इंटू, है ना, 2 × 2 = 4/3 इंटू 10 की पावर 4। ये बचेगा भाई 4/3 इंटू 10 की पावर 4 वॉट। ये हो गया हमारा आउटपुट पावर, मतलब हमारी पंप इतना पावर डिलीवर कर रही है। अब हमको ये पता लगाना है कि हमारी पंप का इनपुट पावर क्या है। अच्छा, उसके लिए एफिशिएंसी दे रखी है। अच्छा देखो, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लो। एफिशिएंसी यहाँ पे गिवन है ईटा के फॉर्म में, जो कि आपको दे रखी है 30%। समझना बात को, एफिशिएंसी का मतलब क्या है। एफिशिएंसी का मतलब है कि जैसे मान लो मैंने तुमको 100 जूल एनर्जी दी, और उसमें से तुमने क्या किया, 30 जूल एनर्जी के बराबर तो मुझे काम करके दिया और 70 जूल वेस्ट कर दी। तो ये मतलब होता है कि एफिशिएंसी जो है वो 30% है। 30% का मतलब है कि जो भी आपको एनर्जी मिली, आपने केवल उसका 30% एनर्जी का यूज़ किया, और आपने 70% जो एनर्जी थी उसकी वो वेस्ट कर दी। तो एफिशिएंसी हमको गिवन है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। तो एफिशिएंसी दे रखी है 30%, यानी कि 30/100। आउटपुट पावर है 4/3 इंटू 10⁴, और इनपुट पावर को लिख लेते हैं PI। तो यहाँ से बेसिकली कैलकुलेट हो जाएगी भाई इनपुट पावर। इट इम्प्लाइज दैट PI इंटू 30 इज 100 इंटू 4/3 इंटू 10⁴, और PI इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 3 इंटू में 30 implies 4/90 इंटू 10 की पावर में 6, which further says that it is 4/9 इंटू 10 की पावर 5। और अब हम इसको डिवाइड कर दें, 9 पंजे तो 45 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, तो 0.4, और 0.44 × 10 की पावर 5 वॉट। ये बेसिकली आपकी
इनपुट पावर हो जाएगी। मतलब उसको इतनी इनपुट पावर की ज़रूरत है और वो आउटपुट ये दे रही है जो हमने पहले कैलकुलेट की। आप ध्यान लगा के देख सकते हैं किस तरीके से कि आउटपुट पावर कितनी है और इनपुट पावर कितनी है। ध्यान से देखोगे तो इनपुट पावर बहुत ज़्यादा है जबकि आउटपुट पावर कम है। तो मोटर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब एफिशिएंट डिवाइस नहीं है ये यहाँ वाली मोटर, क्योंकि ये मेजॉरिटी एनर्जी को ना वेस्ट कर रही है। तो ये एक और सवाल यहाँ पे समाप्त हुआ। आइए एक और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमको जो है ना फिर से आप देखें दिया हुआ है। आओ सवाल को पढ़ के देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। किसी पेंडुलम का बॉब है ऐसे इस तरीके से, ये जैसे बॉब है, इसको मूव कराना चाह रहा हूं मैं, हो नहीं रहा, रुको देखते हैं। हाँ ऐसे, ये किसी पेंडुलम का बॉब है, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जो है ना वो छोड़ दिया गया और कहता है पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है। मतलब कि ये जो लेंथ होनी चाहिए ये होनी चाहिए 1.5 मीटर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कहता है व्हाट इज द स्पीड विद विच द बॉब अराइव्स एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। अब ध्यान लगा के समझो, जब यहाँ से बॉब चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो लोअर मोस्ट पॉइंट होगा इसका वो यही होगा जो मैंने अभी अभी बनाया, और यहां से कुछ ये ऐसा पाथ ट्रेवल बेसिकली करेगा। तो इस पॉइंट को अगर हम ए कह दें, इस पॉइंट को हम बी कह दें, तो ए से छोड़ा बी तक आया, कुछ ऐसे फर्दर आगे निकल जाएगा इस तरीके से। लेंथ 1.5 मीटर दी हुई है, तो ये वाली लेंथ भी कितने मीटर होगी भाई, ये वाली लेंथ भी हमारी जो है ना वो 1.5 मीटर ही होगी। अब समझेंगे बात को। कहता है बताओ लोअर मोस्ट पॉइंट पे, मतलब यहां आते आते वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अगर ये दिया हुआ है कि 5% इनिशियल एनर्जी इसने एयर रेजिस्टेंस में डिसिपेट कर दी। अच्छा, इस बात का मतलब समझो कि जब बॉब जो है वो यहां से यहां चलेगा तो एयर इसकी रफ्तार को रोकने की कोशिश करेगी। तो एयर इसकी रफ्तार को कितना रोक पाई कि जो इसके पास में टोटल एनर्जी थी उस टोटल एनर्जी का 5% जो है वो इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब देखो लॉजिक समझो, मेरे को ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पे इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए mgh, और यही पोटेंशियल एनर्जी रास्ते में कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। अब देखो अगर मैं कहूं कि टोटल एनर्जी एट ए, तो ए पर टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, mgh, है ना। और इसने बोला कि भाई 5% तो डिसिपेट कर दी, तो एनर्जी लॉस कितनी हुई, लॉस हुई 5% ऑफ mgh, तो बची कितनी 95% ऑफ mgh। तो बेसिकली जब ये बॉडी यहाँ लोअर मोस्ट पॉइंट पे आएगी तो इसी एनर्जी से इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², और जो बची है पोटेंशियल एनर्जी वो है 95/100 ऑफ mgh। m ने देखो m से जो है ना बेसिकली कैंसिल कर दिया। अब आप देखो v² बराबर आएगा 2 × 95/100 इंटू में g की वैल्यू हम लोग ले लें 10, इंटू में हाइट की वैल्यू 1.5, और v बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में 95/100 इंटू 10 इंटू में 1.5, और फर्दर सॉल्व होके ये आंसर लगभग 5.3 मीटर पर सेकेंड आएगा। इस क्वेश्चन में एक ध्यान की बात देखेंगे, क्योंकि पहले ही जिन्होंने क्वेश्चन बनाया उनको मालूम था कि मास से मास कट जाएगा, इसलिए उन्होंने इस क्वेश्चन में ऑलरेडी जो पेंडुलम का मास था वो गिवन ही नहीं था, पेंडुलम का मास दे ही नहीं रखा था। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी जो है
समझ में आया होगा। आइए चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 20। ये भी भाई एक बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ना कई बार ये स्कूलों के पेपर में देखने को मिला है। देखो आओ समझते हैं सवाल को क्या कह रहा है। गिवन देखेंगे सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास है 0.5 kg, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है a इंटू एक्स की पावर 3/2, जिसमें कि a की वैल्यू हमको दे रखी है 5 सेकेंड इनवर्स। कहता बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर। मतलब कह रहा है x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 2 मीटर के बीच में जो नेट फोर्स है उसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा। अब देखो वर्क डन तो तुम तब निकाल पाओगे ना जब तुम सबसे पहले फोर्स निकाल पाओ, और फोर्स को निकालने के लिए तुमको कुछ ना कुछ डेटा दे रखा है। देखो आओ कैसे निकालते हैं वेलोसिटी से फोर्स। क्योंकि वेलोसिटी की इक्वेशन तुमको दी हुई है a x की पावर 3/2 और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो होता है dv/dt। मतलब हमको इस वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। d/dt ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को यहाँ पे पुट कर दो a इंटू में x की पावर 3/2, ये हमको जो है बेसिकली गिवन है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो a तो बाहर आ जाएगा, है ना। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे a तो बाहर आ जाएगा। x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन होगा 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1। और क्योंकि हम डिफरेंशिएशन जो है ना वो बेसिकली कर रहे हैं टाइम के लिए, और यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है और हम टाइम के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंड में हमको x का डिफरेंशिएशन भी लिखना पड़ेगा dx/dt। अब हो सकता है ये बात बहुत सारे लोगों के समझ में ना आए कि जी आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो x की जब पावर को भी डिफरेंशिएट कर दिया तो फिर dx/dt क्यों लिखा। मेरे भाई इसलिए लिखा क्योंकि अगर मान ले वेलोसिटी की इक्वेशन मेरे को ऐसे दी हुई होती जैसे at का स्क्वायर और फिर मेरे को निकालना होता a बराबर dv/dt, तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख सकता था और इसका सीधा सीधा आंसर आ जाता a इंटू 2t और एक्सेलरेशन आ जाती 280। लेकिन मेरे सामने प्रॉब्लम क्या है कि मुझे जो इक्वेशन दी हुई है वो वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है एज अ फंक्शन ऑफ x, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं दी हुई है। इतना अंतर आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए मेरे को यहाँ पे ये टर्म ऐड करनी पड़ी अलग से dx/dt। तो अब देखो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 3/2a x की पावर हाफ, डेढ़ में से एक गया तो आधा बचा, और dx/dt को देखो वापस से वेलोसिटी लिखा जा सकता है। एक लाइन लगा लेते हैं साइड में फर्दर सॉल्व करने को, है ना। देखो ऐसे, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या है ना, इस एक्सेलरेशन को ना भाई ऐसे ना लिख करके हम पूरा पूरा एक्सेलरेशन ही लिख लें, वरना तुम लोग आमने सामने a से a काट भी सकते हो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो बना वो बना 3/2 a इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू, और वेलोसिटी की वैल्यू है a x की पावर 3/2। ये देखो ना वेलोसिटी स्टार्टिंग में ही दे रखी है a x की पावर 3/2। सो बेसिकली एक्सेलरेशन सॉल्व होके आ गई 3/2 a का स्क्वायर, और बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है 1/2 प्लस 3/2, तो x का स्क्वायर। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया भाई एक्सेलरेशन का। अब हम फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर हो जाएगा m इंटू में एक्सेलरेशन की जगह 3/2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया 3/2 m a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ये आ गई भाई फोर्स। और मजे की बात यह है कि फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x आ गई। अब हम वर्क डन निकाल देते हैं। आपको पता ही होगा
डी डब्ल्यू को लिखा जा सकता है एफ डी एक्स। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रल, और उसने हमें कहाँ से कहाँ तक निकालने को बोला है, 0 से 2 मीटर तक। तो जो लिमिट लगाएंगे हम वो लगा देंगे 0 से 2 तक। इंटीग्रल डी डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू, फोर्स को लिख सकते हैं 3/2 ma² x² की पावर dx। जो चीज़ें बाहर आ सकती हैं उनको बाहर ले लेंगे, 3/2 ma² बाहर आ जाएगा, x² dx का इंटीग्रल आ जाएगा x³/3, लिमिट 0 से 2, ये 3 से ये 3 मर जाएगा, ma²/2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस में 0, तो वर्क डन आएगा 4ma का स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वर्क डन आया 4 इंटू मास 0.5 इंटू a का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर जो गिवन है। तो 4 पंजे 2 गुणा 5 पंजे 25, तो आंसर जो आ गया भैया वो आपका आ गया 50 जूल। ये आपका आंसर हुआ। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, और बहुत सारी किताबों में ये वैसे भी दे रखा है, और स्कूलों में भी ना ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये थे कुछ वर्क एनर्जी एंड पावर के एनसीईआरटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट बड़े ही अच्छे न्यूमेरिकल्स, और उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चंस जो है ना वो समझ में आए होंगे। अब आप इनकी दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे ही अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ फिर से एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई कमी अगर इसमें लगी हो, वीडियो में कोई मेरे से मिस्टेक अगर हुई हो, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।